हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लॉ के रिगार्डिंग या फिर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मानते हो तो वो है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स एंड बेसिक पॉलिटी के सारे वो वीडियो जो आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, तो वो सभी के सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए एलएलबी बीएलएलबी सीयूईटी के सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन करोगे। ये हमारे देश का प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, सो टेंशन नहीं लेना है। एवरीथिंग वी विल रीड इन वेरी डिटेल। और ऊपर के पॉइंट से आपने देखा होगा जो हमारे संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा। कॉन्स्टिट्यूशन को रीड राइट एंड ड्राफ्ट, ये 3 प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बनाने में। तो आपको मैं बता दूं इसको बनाने में कितने टाइम लगे। 11 सेशन किए गए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लिए गए। तो इस विशेष स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि बहुत ये जबरदस्त सेशन होने वाला है। याद रखिएगा, इस सेशन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स क्यों जरूरी है, देखिए ये एक बेसिक फंडामेंटल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स जान पाते हो, शेड्यूल जान पाते हो, तो आप ये समझ पाओगे कि कौन से पार्ट्स में क्या दिया गया है और वहां से हमें क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। आपको पता ही है, बहुत सारे वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ये वीडियो 6 PM में यानी 6 PM में आती है। आपको डेली देखना चाहिए और वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक भी करिएगा। और लाइव जो बच्चे देख रहे हैं या जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने लाइव अटेंड नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कमेंट बॉक्स खोलेंगे और जो जो चीज़ें मैं पूछूंगा उसका वो जवाब देते चलेंगे। बहुत ही ईजी, एकदम मतलब मैं कहूँ जो सीजी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, आपको याद करवा दूंगा। ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि आपको अभी याद ना हो। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एंड उसका राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 1 में है। संघ और राज्य क्षेत्र क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में पार्ट 1 में बात होगा, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाई भी होगा। पहली बात किसके बारे में होगी? हमारे देश और उसके क्षेत्र के बारे में। तो ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी चीज सोचो अब क्या हो सकता है। दूसरा होता है सिटीजनशिप या नागरिकता। क्यों? क्योंकि जहां भी आप देश बनाओगे वहां तो नागरिक होंगे और वो नागरिक जरूर ही होंगे, है ना। तो नागरिकता होगी तभी तो कोई देश होगा और उसका क्षेत्र होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है? नागरिकता। तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब लिंक होता चलेगा और आपको सब का सब याद हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने देखा था काफ़ी बच्चों को याद नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनको मैं ये रिवाइज करवाऊं। और रिवीजन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, देखिए मूल अधिकार जिसे कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, बहुत लोग बहुत नामों से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन फंडामेंटल, द राइट्स विच आर फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, ये इसलिए इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल है, बेसिक है, ये जरूरत है ना। अगर इतना अगर इंसान के पास हो तो वो फिर आराम से डेवलप कर सकता है। बात समझ रहे हो आप? तो ये क्या हो गए? फंडामेंटल राइट्स हो गए 3 में। अब फंडामेंटल, जब पहली बात याद करो, पहले यूनियन है, उसकी टेरिटरी है, उसमें सिटीजनशिप भी आ गया, नागरिकता आ गई। तीसरा है मूल अधिकार भी दिए गए हैं। चौथा क्या हो सकता है बताइए? तो चौथा जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, ये है क्या। देखिए, कुछ अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर मेरे साथ, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं संविधान में जिसे कोर्ट से आप एक तरीके से कह सकते हो उसे जस्टिसिएबल है, वो है ना। जस्टिसिएबल इन द सेंस कि उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि स्टेट्स को ये अलाउ किया गया है कि वो अपने पब्लिक पर्स को, मतलब अपने बजट को, हिसाब किताब को देखते हुए उसको अप्लाई करेंगे। सपोज दैट, जैसे किसी व्यक्ति के जीने के लिए उसको स्वच्छ हवा की जरूरत है, ठीक है। तो ये स्टेट का एक तरीके से आपका ये ह्यूमन राइट है, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो कि राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रेश एयर,
राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। और ये कौन से आर्टिकल में आएगा कमेंट कर सकते हो आप। फंडामेंटल राइट अगर नहीं पढ़ा है या फिर आपने अगर आर्टिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी की वीडियो है, पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए और उसके नोट्स बना लो यार। बहुत बच्चों का रिजल्ट हो चुका है इन्हीं सबके दम पे। ठीक है, आप लोग लाइव क्लासेस जब ज्वाइन करोगे तो बच्चे आएंगे भी तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स तो हैं आपके, राइट टू लाइफ एंड फ्रेश एयर। बट अब स्टेट से आप ये तो डिमांड नहीं कर सकते हो ना कि आपको एक घर में अच्छे से रख के और फ्रेश एयर सप्लाई करे। तो ये तो स्टेट के बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन वो इन्वायरमेंट को प्रदूषण होने से बचाए, वहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू करे, ये आपका राइट हो सकता है। लेकिन अगर स्पेशल व्यवस्था आप चाहते हो तो वो DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसीलिए DPSP जस्टिसेबल नहीं होता है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जा सकते हो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है या हनन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है तो। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटी। व्हाट इज ड्यूटी? अब जहां राइट है वहां ड्यूटी तो होगा ही, लेकिन इनके बीच में DPSP था। याद रखिएगा 3 में हमने राइट पढ़ा था, लेकिन 4A में हमने ड्यूटी पढ़ा है। संघ की अगर हम बात करें, यूनियन, संघ और राज्य। अब 4 जो हम लोग देख रहे थे ना, ये पिलर्स हैं एक तरीके से आपके एग्जाम के। इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत मजेदार तरीके से मैंने बताया भी है। पहला कौन? जो आपका देश है उसका एरिया, क्षेत्र। दूसरा उसके लोग, नागरिकता। तीसरे फंडामेंटल राइट्स। चौथे DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और चौथा में एक कॉलम आया, बाद में आया हुआ है ये। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके हमें बताओ। ठीक है, मैंने कई बार बता चुका हूं मैं 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटी कब आया। ठीक है, और 5 और 6 आपको एक साथ याद करना है। संघ और राज्य, जिसमें संघ में संघ के पूरे लोगों के बारे में है और राज्य में राज्य के पूरे लोगों के बारे में। और संघ से राज्य का आर्टिकल अगर निकालना हो तो +89 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 7 और 8, ये देखिए 7 जो है स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये दरअसल बाद में एलिमिनेट कर दिया गया तो इसको ना याद करिए। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो वो पार्ट 8 में है, यानी 8वें पार्ट में क्या है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ गई आपको? 9वें पार्ट में है पंचायत, अब ये बाद में आया है। ये भी आपको बताना है, अमेंडमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कि पंचायत कब आया। पंचायत मतलब क्या? ग्राम पंचायत, जिसमें कौन कौन लोग होते हैं? पंच होते हैं, पंच, सरपंच होते हैं। इन सब नाम से कभी आपका वाकिफ हुए हो आप? अगर नहीं हुए हो तो कमेंट करो, इस पे वीडियो लेकर के आएंगे, डोंट वरी। बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या होता है। दरअसल गांव में आपने सुना है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि उस पंचायत में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पंचायत का रियल मीनिंग क्या है, कहाँ से आया और ये कैसे काम करता है। ये पूरे प्रोसेस के लिए भारत सरकार का पूरा एक अमेंडमेंट आया था और उसी के तहत पंचायत ये है। लेकिन ग्राम में ग्राम पंचायत है, शहरों में क्या है? म्युनिसिपालिटी है। ठीक है, तो म्युनिसिपालिटी की अगर हम बात करेंगे तो 9A में म्युनिसिपालिटी आपको मिल जाएगा। ये भी देखिए 9A और 9B, 9 पंचायत, फिर शहरों के लिए म्युनिसिपालिटी, और 9B ये बाद में ऐड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ये भी आपको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। कमेंट प्लीज, क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ अभी, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। अदरवाइज मैं सारे चैप्टर्स को रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन ना लो, आपके सारे एग्जाम्स में ये आने वाले हैं। द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अब 10 नंबर पे आ जाओ। प्रेसिडेंशियल पावर के अंदर में ये होता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये 10वें आर्टिकल में है। ठीक है, और 10वें पार्ट में है, 10वें भाग में है। हमारे संविधान के कौन से भाग में है ये? 10th पार्ट में ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका पूरा एक मेमोरेंडम है, इसके प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये बेसिकली प्रेसिडेंट डील करते हैं इन सब चीज़ों से। जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, अब ये क्या है? राज्यों और संघ दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कलेक्टर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसकी सैलरी और पेंशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लेकिन वो काम कहाँ पे करता है? स्टेट में, है ना। स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का ही तो मालिक होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। बट वो रिपोर्ट्स सारे किसको देता है? राज्य सरकार को तो देता ही है, लेकिन मेन रिपोर्ट वो एजेंट किसका होता है? एक कह सकते हैं वो यूनियन का होता है। और यूनियन और स्टेट का एक लिंक होता है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन हुआ ना।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हुआ। दूसरा उदाहरण आप समझो इसको, फाइनेंस कमीशन का नाम आपने सुना होगा। वो हर साल, हर 5 साल पे कुछ ना कुछ अमाउंट कहती है कि वो देना है दूसरे को, ठीक है, किसको, स्टेट को। तो वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आता है पार्ट 11 में, ठीक है। तो ये रिलेशन अभी चलेगा, ये रिलेशन अलग अलग पार्ट्स में है, किसी पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, फिर आपको आइए देखते हैं अगला। 11 हो गया रिलेशन सिंपल, 12 में हो जाएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये सब। अब पूछोगे सर ये आप हिंदी में क्यों नहीं रखा आपने? देखो, एक तो केंद्र राज्य संबंध, इसको समझ लो, केंद्र राज्य संबंध। और होशियार बच्चा जो है वो नोट्स बनाना स्टार्ट भी कर दिया है ना, तो ये एक अच्छी बात है, आप बनाया करो। फिर ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स भी तो है, जीएसटी आप याद करो, ये इंटर कोर्स भी होता है, इंटर स्टेट ट्रेड भी होता है, समझ रहे हो? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो ट्रेड होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। अब सर्विसेज में हमने देखा था अभी, तो 12, 11, 12, 13, 14 ये सब एक ही तरीके के हैं। आप चाहोगे तो एक साथ आपको इसको याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है? ये सब एक तरीके का है। सबसे पहले भाई रिलेशन की बात की गई, फिर फाइनेंस प्रॉपर्टी की बात की गई, पैसा रुपया, फिर 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई, 14 में सर्विसेज जो होते हैं केंद्र और राज्य के, कौन कौन से सर्विसेज होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फायर सर्विस, बहुत सारे सर्विस होते हैं, उसके अंदर में ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आते हैं 14A में ट्राइब्यूनल की बात की गई है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं उनको अगर कुछ अपील करना हो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपील करते हैं। उसके बाद अगर वहां पे रिड्रेस नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील किया जाता है। तो ये ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया 14A में। क्यों आया 14A में? तो ध्यान से देखिए, सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूनियन और स्टेट के अंदर में, ये कहाँ, इसमें दिक्कत तो आएगी ना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। हो सकता है किसी का प्रमोशन ना हो सकता है किसी को ज़्यादा प्रमोशन दे दिया गया, या कुछ और भी इसमें हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ रिड्रेस किए जाएंगे? ट्राइब्यूनल्स में। बात समझ आया? चलिए, पार्ट 15 है VVI। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो में बने रहना है, अदरवाइज आधा पढ़ोगे तो उससे आधा भी ज्ञान होगा और उससे आधा याद रहेगा और उससे आधा आप लिख पाओगे एग्जाम में। तो जोड़ लो, कितना हो गया? आधा आधा आधा, पूरी जिंदगी आधी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो चलिए, और थोड़ा दोस्तों को शेयर करना है, अपने स्टडी ग्रुप्स आप सबके होंगे, उसमें थोड़ा शेयर करिए दोस्तों को, है ना। फिर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, ठीक है, 15 एकदम याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। ध्यान से देखिए, यहाँ नेशनल लैंग्वेज नहीं लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया का कोई भी एकलौता नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हमारे पास किस शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में कहा गया है बताइए? आगे हम लोग देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, बट अभी आपको अगर याद हो तो आप बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा के बारे में बात की गई है। कौन से भाग में? तो ये है भाग 17, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी की क्लास आपने देखी होगी, प्रीवियस डे को ही हमने लिया था। तो इमरजेंसी प्रोविजन मतलब क्या होगा? आपातकालीन, आपातकालीन उपबंध, ठीक है। ये किस में है? भाग 18 में है। 19 है मिसलेनियस, नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ VVI इंपॉर्टेंट है और ये आपको इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव मैं देख रहा हूँ आपका, आप पूछ सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन और हेकलिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं 20, 21 और 22, फिर शेड्यूल पे आएंगे। 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी VVI है, ठीक है। अब जो 22 में है वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्ड। अब सारे टेक्स्ट को, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब होता है सारे जो इंपॉर्टेंट जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे उसको हिंदी में भी लिखा गया है और इसको 22वें भाग में संकलित करके रखा गया है। तो अब आइए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, बार बार देखने हैं, एग्जाम से पहले उसको रट मारना है एकदम से, ठीक है। तो वैसे पॉइंट को रट लेना है, सुबह शाम दिन रात जितने जल्दी हो सके रट लो। अभी से खत्म होने के बाद आपको ये PDF मिलेगी तो वहां से लट सकते हो आप, नो मैटर, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए इसका,
ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला जरूरी है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा और चौथा ए, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो भूलने की गलती भी मत करना। 9A 9B ये याद रखना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, फिर से 11 याद रख लेना, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। 15 एकदम VVI है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ये जरूरी है, 18 जरूरी है, और फिर आपका 20 जरूरी है। 22 भी थोड़ा एक बार देख लो। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये आपका 21 है, 20 और 22 के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? तो आपने तो अभी पार्ट देखा। अच्छा, अगर हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, मैं बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, तो आप कमेंट करना। इसकी हिंदी वर्जन कुछ हार्ड नहीं है, सेम चीज़ें हैं लगभग जो मैं बोलूँगा। अगर आप नोट नहीं बना पा रहे हो तो हम हिंदी में भी लेकर के, बट कमेंट चाहिए मुझे कि हाँ सर ये हिंदी में भी लेकर के आओ। तो उसी संविधान को थोड़े शेड्यूल में भी एक मेजरली डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट हो गए उसके अलग अलग पार्ट, बट शेड्यूल में भी थोड़ा उसको समझेंगे कि कौन सा शेड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, और क्यों हमें इसे याद करना चाहिए। तो फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, ये उसमें भी पार्ट 1 में था और इसमें भी शेड्यूल 1 में है। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल आपको देखना चाहिए। सेकेंड शेड्यूल कहता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस, मतलब विशेषाधिकार है ना, विशेषाधिकार और पेमेंट जो मिलेगा उनको अलाउंस मिलेगा, ये सेकेंड शेड्यूल बात करता है। अब इसको याद करने में कंफ्यूजन होता है कि सेकेंड में है या थर्ड में है, और थर्ड में है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, है ना। ओथ और अफर्मेशन का क्या मतलब हुआ? ओथ और अफर्मेशन का मतलब है कि थर्ड शेड्यूल में ये ध्यान रखना है आपको कि जो ओथ और अफर्मेशन देंगे अलग अलग मेंबर्स को, उसकी एक पूरी लिस्ट है, आपको हम कभी पढ़ा देंगे, वो आपके लिए उतनी जरूरत की नहीं है, इसलिए याद रखिए पहले पैसे की बात होगी, फिर ओथ एंड अफर्मेशन की बात होगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले पैसे रुपए की बात होगी, फिर ओथ एंड अफर्मेशन की बात होगी। फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल की बात करें अगर हम, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। एंड फिफ्थ शेड्यूल की बात करें अगर, तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। इसका मतलब समझिए ये क्या कह रहा है। जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब उधर पढ़े थे, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो कंट्रोल है या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है। फोर्थ में क्या है? जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। ठीक है, एलोकेशन मतलब क्या होता है? बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, वो फोर्थ शेड्यूल में है। फिफ्थ में है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एंड सेवेंथ में है, सॉरी सिक्स्थ, देखिए सिक्स्थ में 4 ऐसे शेड्यूल एरिया का नाम है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसका मैंने ट्रिक दिया है, ये ट्रिक याद रखो, असिमित्री, मेघा, और ये किस शेड्यूल में है? किस शेड्यूल में है? ये VVI है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। असमित्री, मेघा, समझ आया आपको? असमित्री, मेघा, ये एक ऐसा नाम है जो आपको बचाएगा एग्जाम में। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, कि सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत कौन नहीं आ रहा है। अभी लद्दाख में देख रहे हो ना आप, लद्दाख में तो आप देख ही रहे हो क्या वहां चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको तो ये याद रखना पड़ेगा ना कि कौन है सिक्स में कौन नहीं है। तो ट्रिक मैंने निकाल दिया, मेरे हिसाब से ये ट्रिक मुझे अच्छा लगता है। असमित्री, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघा, ये सब लड़कियों का नाम है, आप आराम से याद कर सकते हो इजिली, लड़कियां भी और लड़के भी, दोनों को इजिली रहेगा ये याद करने में। सेवेंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एंड अगर हम जो उनके बीच में पावर शेयरिंग है, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो सेवेंथ शेड्यूल में है। ठीक है, और एट्थ शेड्यूल का बात है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि करेंटली है 22। कितने लैंग्वेज हैं अभी? 22 लैंग्वेज। और रिसेंट में जो एडेड लैंग्वेज है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता दो। ठीक है,
नाइन्थ शेड्यूल की बात करें तो एक्ट्स एंड रेगुलेशन डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म। जो भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पहला अमेंडमेंट आया था और उसी में नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। बात समझ में आ रहा है आपको? पहला ही अमेंडमेंट आया था जमींदारी सुधार से और उसमें नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। अब जो 10वां अमेंडमेंट है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है, एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब होता है? जो दल बदल करते हैं, पहले राजीव गांधी के टाइम में ये हुआ था, दल बदल विरोधी, ठीक है, कानून, ये एंटी डिफेक्शन लॉ को बताता है। 11th शेड्यूल पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है, 11th में है पंचायत और फिर से 12th में है म्युनिसिपालिटी। पंचायत पहले आएगा, हमेशा पंचायत पहले ही होगा फिर म्युनिसिपालिटी आएगा, ये याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है। तो 9th भी आपको याद हो गया जमींदारी के लिए, 10वां भी याद हो गया एंटी डिफेक्शन दल बदल विरोधी कानून, ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था राजीव गांधी के टाइम में, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये है, ये है ना। 8th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, 7th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, 6th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है ना। और आपको बता दूं इसमें अगर बोलूं तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें छांटना बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सब सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये चैप्टर तो एंड हो गया। अब आपसे जो मुझे सवाल पूछना है वो ये पूछना है, पहला सवाल, शेड्यूल 4 क्या कहता है? शेड्यूल 4 स्टेट्स दैट, और दूसरा सवाल जो है वो पार्ट 20 में किसके बारे में जिक्र किया गया? आराम से वीडियो रोक के कमेंट आंसर करिए, तब मुझे पता लगेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो और आप भी रिजल्ट दोगे बाकी बच्चों की तरह। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।